मेरी आउटलाइन आप लोगों के पास आ चुकी है जी। ठीक है, फिर इसको आप खुद देख लीजिएगा। जस्ट एक दफा मैं इसको बोल देता हूँ जी, आप लोगों को पता चल जाए जी हम लोग ये वाली चीजें करने जा रहे हैं। सबसे पहले भी जो हमने बात की कि सेंटेंस है क्या, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस क्या होगा और क्या होगा जी, यूसेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, इसके ऊपर आज बात होगी जी। और उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो कल हमने की थी और एक टाइप हमारी रह गई हुई थी, वो भी करते हैं जी। और फ्रेजेस क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस करेंगे, और कन्वर्जन ऑफ फ्रेजेस इनटू सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस। ठीक है जी, ये हमने इसमें करना है जी। अब लेक्चर नंबर 3 और 4 जो होगा वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है जी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेसिकली ये नाउन का यूसेज सेंटेंस के अंदर जो होता है उसका करेक्ट यूसेज जो होता है ना, कि किस तरह से कितना सही होगा, यानी नाउन और वर्ब कैसे और किस अरेंजमेंट में आएंगे और किन किन रूल्स के तहत वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, वो करेंगे जी। और उसके रूल्स करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 5 और 6 जो है वो हमारा पंक्चुएशन पर बेस करता होगा। ठीक है जी, सारी पंक्चुएशन इसके अंदर होगी। और ये जो पंक्चुएशन हम करेंगे ये कॉमन पंक्चुएशन नहीं होगी, एडवांस लेवल की पंक्चुएशन होगी। ठीक है जी, वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। फिर जी प्रोनाउन, चैप्टर लेक्चर नंबर 7 और 8, 2 लेक्चर्स में हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन है क्या, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और प्रोनाउन के लेक्चर में एंटीसीडेंट एक वर्ड यूज किया जाता है, वो क्या होता है, और एंटीसीडेंट का क्या लिंकेज होता है। ठीक है जी, वो वाली चीज हम डिस्कस करेंगे, उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट अग्रीमेंट। ठीक है जी, उसके ऊपर बात की जाएगी। फिर इसके अलावा जी नेक्स्ट वन जो हम देखेंगे कि करेक्शन रूल्स क्या होते हैं प्रोनाउन के। ठीक है जी, जब सेंटेंस का कॉम्बिनेशन बनता है, यानी सेंटेंस के अंदर जब प्रोनाउन हम यूज करते हैं तो हम यूज करते हुए कौन से कॉमन एरर्स करते हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या होती है, किन चीजों के साथ उसे मिलाना होता है, या किसकी जगह पर प्रोनाउन को पुट करना होता है और कैसे, वो करेक्शन रूल्स हम देखेंगे जी। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम देखें जी, लेक्चर नंबर 9 और 10 है, उसमें हम प्रपोजिशन करेंगे। और ये अब देखिए बार बार मैं एक वर्ड नहीं बोलूंगा, ये सारे लेक्चर जब हम करेंगे तो ये क्वाइट डिफरेंट वे में होंगे। प्रपोजिशन का जो लेक्चर होगा, पास और पंक्चुएशन का भी, जितने भी टॉपिक हैं वो इस तरह से मैंने उनको प्रिपेयर किया हुआ है कि आप कॉन्सेप्ट की तरफ आए, रट्टे से बाहर निकल आए। ठीक है, जो क्रैमिंग की जाती है ना प्रपोजिशन से, खास करके प्रपोजिशन के साथ अटैच हुआ हुआ है जी, रट्टा लगा हुआ है। हालांकि इसके पीछे 80% कॉन्सेप्ट होता है, 20% क्रैमिंग होती है। ठीक है जी, तो वो 80% जो आप लोग नहीं कर पाते हैं उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट करना है कि वो उसके पीछे क्या चीजें मूव कर रही होती हैं। अगर उनका हमें अंदाजा हो जाए तो हम क्रैमिंग से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से जी हम उसको लेके चलेंगे। जैसे मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है उसे, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन जी, इसके ऊपर देखेंगे। फिर यूसेज ऑफ प्रेपोजिशन देखेंगे, प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, और फिर करेक्शन रूल्स कि उसको कैसे करेक्ट करके हमें यूज करना है। ठीक है, ये हो गया जी हमारा प्रेपोजिशन। फिर लेक्चर नंबर 11 12 वोकैबुलरी होगा जी, जो एक कॉमन इशू है इस फॉर्म का, वैसे ही इशू है वोकैब नहीं प्रिपेयर की जाती है आपके सामने। जब हम इसको लेके चलेंगे ना वोकैब वाले लेक्चर को, तो बहुत सी चीजें वोकैब में ऐसी आएंगी आपके सामने जो आपने पहले इसको एक्सप्लोर नहीं किया होगा। आपने कभी वोकैब को इस एंगल से देखा ही नहीं होगा कि वोकैब इस तरह से भी की जाती है। ठीक है जी, वो सारी टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, कि कितना एक वर्ड को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करके, तो उसके कोई भी एक वर्ड, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं कि क्या होगा। एक वर्ड आ जाता है हमें, वो वन पेपर है या सीएसएस है या पीएमएस है, आपको पता है वो क्या इंटेग्रल पार्ट है। ठीक है जी, उसने हर पेपर में आना ही आना है। तो कोई ऐसा वर्ड जो अनयूजुअल है, जो आपने कभी पहले देखा ही नहीं है और आपको उसका मीनिंग भी नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये भी बताया जाएगा। और उसके लिए हमने कुछ टेक्निक्स बनाई हुई है कि उस वर्ड को फिर हम पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है जी, एक वर्ड के कितने पार्ट होते हैं, फिर उस पार्ट के अकॉर्डिंग हम एक एजुकेटेड गेस लगाते हैं कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, और नीचे पड़े हुए फिर मीनिंग्स के साथ हम उसको अटैच करके राइट मीनिंग पे जाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है जी, ये वाली टेक्निक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जी इसके अंदर। फिर वोकैब में जी, फिर हाँ पर्टिकुलरली आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। ठीक है जी, अभी बुक तो मेरी आएगी लेट, मार्केट में ना उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, लेकिन आपको जो वोकैब के मैं नोट्स दूंगा तो ये गारंटी जरूर होगी कि इसके आसपास ही कहीं से वो चीजें उठाते हैं। काफी उसको सर्च के बाद मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, तो वो लिस्ट आपको दी जाएगी और लिस्ट जो टेक्निक्स है उसके अकॉर्डिंग आप उस लिस्ट को प्रिपेयर करें। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएगा जी वर्ब का लेक्चर होगा। वर्ब क्या होता है, वर्बल्स क्या होते हैं, ठीक है जी, वर्ब से वर्बल क्या होते हैं, और फिर जेरेंट पार्टिसिपल इंफिनिटिव क्या होता है, थोड़ी सी आज भी बात हो जाएगी क्योंकि फ्रेजेस के अंदर भी ये नाम यूज होंगे, तो एक आइडिया आपको यहाँ पर आ जाएगा, मिल जाएगा कि ये क्या चीजें हैं जी। जेरेंट पार्टिसिपल और इंफिनिटिव की बात हो जाएगी, फिर वर्ब करेक्शन रूल्स आ जाएंगे, हम वर्ब को कैसे करेक्शन करेंगे। करेक्शन मैं इसलिए रख रहा हूँ कि चाहे वो हमारा पीएमएस का पेपर है, चाहे वन पेपर है, चाहे इसमें सीएसएस का पेपर है, तो करेक्शन एक लाजमी पार्ट है ना उसका, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, इसलिए करेक्शन रूल्स उसके अंदर जरूर पुट किए होंगे अपने। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो वर्ब के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो एडजेक्टिव है जी। ये भी बड़ा मजे का लेक्चर होगा जी। एडजेक्टिव से रिलेटेड टाइप्स क्या होती है एडजेक्टिव की, और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, सेंटेंस के अंदर किस ऑर्डर से एडजेक्टिव को पुट किया जाता है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे जी, करेक्शन रूल्स करेंगे एडजेक्टिव के। लेक्चर नंबर 17 और 18 एडवर्ब आ गया जी, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स की बात होगी, प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब होगी, और फिर करेक्शन रूल्स आ जाएंगे। इसके बाद फिर जी लेक्चर नंबर 19 20 टेंसेस आ जाएंगे, और टेंसेस को हम दो तरीकों से, कल भी मैंने बताया था जी, हम करेंगे एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से, दोनों मेथड से करेंगे। और फिर ए पीवी और एवी का मतलब है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और फिर डीएस और आईडीएस का मतलब है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इस तरह से करके लेके चलेंगे जी। और नेक्स्ट वन जी, व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग। जब ये सारी बेसिक चीजें हम कर लेंगे, ये एडवांस लेवल यहाँ से हम उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक है जी, बेसिक करने के बाद फिर हम उसकी तरफ मूव करेंगे। व्हाट इज पैराग्राफ और व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, आगे मैंने कुछ नहीं दिया। फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप टाइप्स ऑफ पैराग्राफ के ऊपर बात करेंगे। जैसे आपने नाम सुने होंगे, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ क्या होता है, ठीक है जी, नैरेटिव पैराग्राफ क्या होता है। ठीक है, ये सारे जितनी भी टाइप्स के पैराग्राफ है, ये मैंने सिर्फ दो एग्जांपल आपको पुट की है, वो उसकी प्रैक्टिस होगी डेली। मैं आपको दो टॉपिक दिया करूंगा, वो आप लिख के लाएंगे जब सारे लेक्चर्स हो जाएंगे। उसके बाद डेली आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, वो आप लिख के लाया करेंगे, वो फिर उसकी वैल्यूएशन हुआ करेगी। फिर उसके बाद आ जाएगा जी प्रेसी राइटिंग का लेक्चर आ जाएगा। दो लेक्चर्स में प्रेसी राइटिंग को मैं डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है जी, जिस दिन दो लेक्चर हो जाएंगे उसके अगले दिन फिर आपको मटेरियल, आपको टॉपिक, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, वो आप खुद से करके लाया करेंगे। और एक प्रेसी Chirotra ini प्रेसी को मैं यहाँ पे प्रेसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर करूंगा आपके सामने, और फिर आप लोग वही प्रेसी अपने सामने रख के देखेंगे कि कहाँ कहाँ फॉल्ट्स हैं, उसको कैसे बेटर किया जा सकता है। राइट हो गया जी, इस तरह से हम उसकी प्रैक्टिस लेके चलेंगे जी। और इसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो आएगा जी, जब प्रेसी राइटिंग हो जाएगी तो फिर हम कॉम्प्रिहेंशन पे मूव करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है, ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कितनी टाइप्स की होती है, कैसे उसको डील किया जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन जी दो तरह की होगी, क्योंकि एक हम एमपीटी के हिसाब से लगाएंगे, यू नो ना, एमपीटी भी तो आ गया ना, एक वो एमसीक्यू टाइप है, और एक हम कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सीएसएस पेपर्स के अकॉर्डिंग जो है तो वो करेंगे। दोनों उसके रूल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि दोनों को कैसे टैकल किया जा सकता है। राइट जी, फिर कॉम्प्रिहेंशन के बाद ये ट्रांसलेशन टेक्निक्स आ जाती हैं, फिर हम ट्रांसलेशन पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि पीएमएस और सीएसएस दोनों में ट्रांसलेशन जो है वो लाजिम है, तो उसके ऊपर मूव करेंगे। और फिर ये करने के बाद हम डेली जो आखिरी हमारे वीक होगा उसमें हम सारी चीजों की ड्रिल और प्रैक्टिस किया करेंगे। फिर इवैल्यूएशन होगी, और उसके बाद टिल पेपर्स आप एट एनी टाइम इवैल्यूएशन के लिए आ सकते हैं। ये जी हमारी क्या है, आउटलाइन है। ये सारा सिलेबस इस आउटलाइन के ऊपर
बेस करता होगा। ओके हो गया जी, राइट। अब जी हम स्टार्ट करते हैं जी जहां से कल हमने इसे क्या किया था जी, ब्रेक किया था इस लेक्चर को, वहीं से हम क्या करते हैं, रिज्यूम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिख दिया कि फंक्शन वाइज टाइप्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं फंक्शन वाइज टाइप्स जो है वो लिखी हुई है। डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव होगा, इंपेरेटिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है जी, ये सेंटेंसेस है जी। अगर हम सबसे पहले जो फर्स्ट वन है जिसे हम डिक्लेरेटिव बोलते हैं, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, अगर हम उसको देखें तो वो सेंटेंस कौन से वाला सेंटेंस होता है जी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं जी? जैसा कि नाम बता रहा है, डिक्लेरेटिव निकला है डिक्लेयर से। डिक्लेयर क्या होता है? स्टेटमेंट देना, बयान देना। ठीक है, जिसको हम डिक्लेरेटिव वहां से निकला हुआ है। तो हम ये कहते हैं जी, आ सेंटेंस which declare or state something. A sentence which declare or state something. It सेमीकोलन क्यों पुट किया गया है? यही आप इसी के बारे में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा जा रहा है, अंडरस्टैंड? क्योंकि ये सब्जेक्ट आ गया, इट राइट हो गया, कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है। अब ये जो आपको पढ़ाया है वो आपने देखना है, जो सेंटेंस देखे उसको क्या करें, आइडेंटिफाई करें ये कौन से वाला सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है या वो सिर्फ सुन के बोलना नहीं है जी, अंडरस्टैंड? इसलिए मैंने खुद ही पूछ ली ये क्यों सेमीकोलन आया है, अंडरस्टैंड? इट वगैरह या सेंटेंस व्हिच डिक्लेयर और स्टेट समथिंग। ठीक है जी, वो सेंटेंस जो कुछ बयान करता है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड व्हाट? डेक्लेरेटिव सेंटेंस। वो डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी, he is a boy, Ali is a good player। ठीक है जी। और इसी तरह हम कहते हैं जी, he is not a student। ठीक है जी, ये नेगेटिव है। तो ये सारे तीनों के तीनों जो सेंटेंस हो गए हैं डेक्लेरेटिव है, चाहे इसके अंदर एक्शन आ जाए। जैसे हम कहते हैं जी अली प्लेज क्रिकेट। ठीक है जी, अब ये और वो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो क्या है, डेक्लेरेटिव। तो चाहे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसमें कुछ डिक्लेयर किया गया हो, उसमें किसी एक्शन के बारे में बताया गया हो, तो वो क्या होगा, वो डेक्लेरेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? फिर जी नेक्स्ट वन, सेकंड टाइप जो है इसकी, जैसा कि लिखी हुई है, दैट इज इंट्रोगेटिव। डज नॉट आ गया तो फिर प्ले होगा, क्योंकि डज के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। ठीक है जी, फिर एस या ईएस तो हट जाता है, वो एस या ईएस छोड़ के डू के साथ आ जाता है, डू होता है ना उसके साथ ईएस लगता है तो वो डज बन जाता है, और फिर सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रह जाता है। ठीक है जी, वो अटैच हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी, फिर जो हमारा सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, ठीक है जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नाम का, अच्छा इसको हम बहुत ज्यादा गलत प्रोनाउंस करते हैं, हम इंटेरोगेटिव कह देते हैं। इंटेरोगेट करना तो पूछगिछ करना होता है ना जी, तो वो सही प्रोनाउंसिएशन जो इसका होता है वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव। ठीक है जी, तो ये इंट्रोगेटिव होता है जी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? yes definitely, a sentence which is used to ask question। वो सेंटेंस जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये है जी, a sentence which is used to ask questions is called interrogative sentence। जैसे मैं कहता हूँ जी, what are you doing? सॉरी, राइट जी, फिर बोलिएगा, what are you doing? What are you doing? राइट जी, what are you doing? राइट जी, ओके। is a demo class? Is this a demo class? ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव है। I would like to share with you कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब को एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लगाने से बनते हैं, और दूसरा WH फैमिली के वर्ड्स को एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस पुट करने से बनते हैं। व्हाट इट जी? तो ये हमारा जो टाइप ऑफ फंक्शन वाइज टाइप है, सेकंड वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जी हम जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है उसकी तरफ मूव करते हैं जी। थर्ड वन इज कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंस। अगर हम इंपैरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है, नाम आपको पता चल रहा है। इंपैरेटिव का मतलब क्या होता है जी? ओके, वेरी गुड, आपने एग्जैक्ट बोला कि इसे ये कहा जाता है। मैंने आपसे मीनिंग पूछा, इंपैरेटिव का मीनिंग क्या है? इंपैरेटिव का बेसिकली मीनिंग होता है नेसेसरी, जरूरी। सब किसी भी अगर इट इज इंपैरेटिव टू स्टे हियर, यहाँ रुकना आपके लिए जरूरी है। अब जब ये ग्रामर में सेंटेंस की टाइप के साथ इसको जोड़ा जाता है तो फिर इसका मतलब क्या होता है, जो उन्होंने अभी बोला है, a sentence in which we, सिर्फ हमारे जहन में सिर्फ एक ही चीज जो है वो स्टिक हुई हुई होती है कि बस ऑर्डर ही करना है। नो 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 नो, इंपैरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर भी होता है, रिक्वेस्ट भी होती है, ठीक है जी, अपोलोजाइज भी होता है, सिर्फ ऑर्डर करना नहीं होता है, राइट जी। अगर हम ये कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस क्या है जी, जी जी, सॉरी, अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव होगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव भी होता है। यस, अभी मैं लिखता हूं ना जी, तो फिर आपके सामने, ठीक है। हम कहते हैं जी, a sentence in which an order, comma, request is made is called, मैं जरा ब्रीफ करके लिखना हूँ, ठीक है। मीनिंग आपको समझ आ रही थी? a sentence in which an order request is made, वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर किया जाए या कोई रिक्वेस्ट की जाए वो क्या होता है, इज कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंस। और इस सेंटेंस को पहचानना तमाम सेंटेंसेस की निस्बत बहुत इजी होता है। देखें, जितने भी सेंटेंसेस हैं, जी जी प्लीज पूछिए जी, इसी के साथ ऑर्डर और रिक्वेस्ट, जी जी, तो हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं, उस तरह भी। तो हम ज्यादा कुछ क्या चाहिए, मतलब सेंटेंस इन विच ऑर्डर और रिक्वेस्ट इज मेड, इस तरह भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर ये कॉमा भी यूज कर सकते हैं। तो बेहतर कौन सा, ये वो मुझे, ये वो किसे कह रहे हैं, ये कॉमा मैंने यूज किया है, ठीक है। हाँ, अब बिल्कुल जी, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। असल में जगह नहीं थी तो मैंने वो पुट कर दिया, हालांकि आना एंड चाहिए जी, बेहतर नहीं होगा ही। ये दो चीजों को, दो एक जैसी चीजों को मिलाने के लिए हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होती है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी नाउन एंड नाउन, वर्ब एंड वर्ब, यानी पार्ट ऑफ स्पीच जो है जब आप यूज करते हैं, अगर नाउन यूज कर रहे हैं, दो दोनों नाउन है, उनको आपस में मिलाना है, कंबाइन करना है, तो फिर एंड यूज होगा। अगर दो वर्ब है उनको आपस में मिलाना है तो एंड यूज होगा। हमें ये कहा जाता है, ग्रामर हमें ये बताती है कि दो एक जैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को मिलाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होती है। और जब बात दो से बढ़ जाए
तो फिर हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। जो आखिरी आखिरी जो चीज होगी, दो नहीं, लास्ट वाली जो आइटम पड़ी होगी उससे पहले आप कॉमा और एंड दोनों डाल सकते हैं। यस, उसको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। अगर आप सिंपल एंड भी करेंगे तो भी सही है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड है वो क्या है, कॉमा और एंड है। उसको ग्रामर कहती है इट इज ऑक्सफोर्ड कॉमा। यू कैन पुट बोथ ऑफ देम साइड बाय साइड इन दैट इन द सेंटेंस। इज इट क्लियर और नॉट? वो पंक्चुएशन पे भी हम सारी चीजें करेंगे। बेसिकली तो ये पंक्चुएशन से रिलेटेड है ना जी। गॉट इट जी? ओके, फिर जी, तो इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैंने बोला, फिर वहीं से बात करता हूँ जी। मैंने बोला था कि सबसे आसान होता है इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस हमने पीछे मेक किए हैं, आपको एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या नजर आ रहा है? देखिए जी, आपको एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या नजर आ रहा है? जी, जरा चेक कीजिएगा, आवाज सही नहीं जा रही है मुझे। टेक्स्ट आया है, आवाज नहीं सही आ रही। जरा चेक कीजिएगा साउंड का कोई इशू तो नहीं आ रहा। तो ये साउंड क्लियर है? ओके, फिर उनका नेट का इशू होगा, वीक सिग्नल होगा। ठीक है जी, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है आपका वीक सिग्नल आ रहा हो, बाकी यहाँ पे कोई साउंड का इशू नहीं है। अच्छा जी, तो सारे सेंटेंसेस अब यहाँ पे देख लें, सारे सेंटेंसेस के स्टार्ट में सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस वाहिद सेंटेंस होता है जो कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है, और ये वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। क्यों होता है? ठीक है जी, क्यों होता है? उसके पीछे रीजन ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट अंडरस्टूड कर लिया जाता है, और वो अंडरस्टूड क्या है? यू। इसलिए किसी भी सेंटेंस से पहले यू नहीं लिखा जाता और फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे मैं कहता हूं जी, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है जी, या सिंपल सेंटेंस कर लेते हैं जी, शट द डोर। ठीक है जी, या कह देते हैं स्टैंड अप। इतना मजे की बात है, अक्सर इस सेंटेंस के ऊपर बड़े बड़े हजरात जो हैं वो आगे पीछे लटक जाते हैं। उनसे पूछा जाता है ये सेंटेंस है कि नहीं है? ओ नहीं, ये तो सेंटेंस नहीं है, ये पूरा सेंटेंस है दो वर्ड्स के ऊपर। स्टैंड अप, गो आउट। समझ आई? तो ये है जी। अब ये यहाँ पर मुझे ये बताइएगा, ये अप जो है ये प्रपोजिशन है क्या यहाँ पे? ये प्रपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब बन गया है। क्योंकि प्रपोजिशन तब होती जब इसके बाद कोई नाउन पड़ा हुआ होता, ये सिर्फ वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एडवर्ब। अंडरस्टैंड? मैंने कहा था ना प्रपोजिशन एडवर्ब भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, प्रपोजिशन नहीं है। अभी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आती जाएंगी। इज इट क्लियर? यस सर। अब जी हम देखते हैं, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर। अब यहाँ पे जिनकी ये लैंग्वेज है वो कहते हैं ये अंडरस्टूड है। जिसको आप कह रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, वो यू ही होता है, लिहाजा उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो आप इसको मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है जी, आप इसलिए आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं, आप सब्जेक्ट ऐड नहीं करते। सो इट इज इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से ही स्टार्ट होता है। ओके हो गया जी? इज इट क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट वन जी, हम मूव करते हैं जी। फोर्थ टाइप, फोर्थ टाइप जो है वो हमारी वो क्या है जी? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है जी। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यू नो द वर्ड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? यस, नॉट ओनली दुआया बट विश, तमन्नाया भी होता है। इसको दुआया या तमन्नाया भी कहा जाता है। उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू में ही मैं बोल देता हूँ। उर्दू में इन फिक्रों को, इन फिक्रात को दुआया या तमन्नाया फिक्रा कहा जाता है। ख्वाहिशात पर मबनी किसी और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव वो भी है जिसमें आप किसी को बददुआ देते हैं, किसी को दुआ देते हैं। आप कहते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग,
ठीक है जी। तो ये कौन सा फिक्रा है? ये ऑपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है जी। और इसी तरह दुआ दे देते हैं और आप क्या करते हैं? विश, आई विश आई वाज द डॉक्टर, काश के मैं डॉक्टर होता। ये भी क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो ये वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव, तो हम ये कहते हैं अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस, वो फिक्रा जो एक्सप्रेस करता है क्या जी? विश और क्या जी? और प्रे इज कॉल्ड व्हाट? अच्छा, प्रे और कर्स भी होता है जी। ठीक है जी। एक्सप्रेसिस विश, अब तीन चीजें आ गई। अब हम इसको लेते हैं। सर विश बस जी नहीं बोलने लगा। एक्सप्रेसिस विश कॉमा प्रे, अब बोले एंड ऑक्सफोर्ड कॉमा सर। जी जी सही ऑक्सफोर्ड सर, आपकी वजह से लगाया मैंने। पहले सेंटेंस और कुछ लिख रहा था। ठीक है जी, जो बात की वो प्रैक्टिकली कर दिया आपने। जी बोलिए सर। ये जो एंड के पहले कॉमा लगाइए, अगर नहीं लगाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मॉडर्न ट्रेंड यही है। अच्छा, आप मॉडर्न राइटिंग जितनी भी पढ़ेंगे उसके अंदर यही यूज हो रहा है और इसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहा जाता है। अगर सपोज कोई चौथा भी हो इस तरह का तो फिर यहाँ कॉमा पुट करके उसके साथ ले जाएंगे इसको उठा के आखिरी। ठीक है जी। ये लगेगा लास्ट वन आइटम के साथ, एंड पे जो चीज पड़ी होगी उसके साथ लगाएंगे। उससे पहले कॉमा और एंड लगाएंगे। कॉमा देकर सेपरेट करते जाएंगे। नहीं कॉमा, हाँ कॉमा देकर सेपरेट करते जाएंगे बाद में। ओके हो गया जी? क्लियर जी? ओके। ये जी a sentence which expresses pray and curse is called, क्या कहते हैं उसको हम? यस, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। यस, जैसे हम कहते हैं जी मे यू लिव नो। अब हम कहते हैं जी एक बड़ा कॉमन सेंटेंस यूज होता है, गॉड ब्लेस यू। सॉरी जी, यस, इतनी बड़ी दुआ अपना ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, और फिर आप कहते हैं जी लास्ट वन जो मैंने बोला था, आई विश, काश, इसका मतलब है आई विश का मतलब है काश। आई वाज अ डॉक्टर। अच्छा, समटाइम आई विश की जगह पे ये भी होता है वुड दैट। वुड दैट का मतलब भी यही होता है जो विश का मतलब है, और इफ का मतलब भी यही होता है। इफ आई वर अ डॉक्टर, व्हाट डज इट मीन? काश कि मैं एक डॉक्टर होता। ये तीन एक्सप्रेशंस आप ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिवली, नो, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑल्टरनेटिवली हम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? सॉरी, हम ये कहते हैं जी जब हम किसी को बददुआ देते हैं तो मे यू हैव, हाँ जी, गो टू हेल्प, गो टू हेल्प, वो इंपेरेटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यूज होगा। मे यू हैव बैड फ्यूचर। ठीक है जी, मे यू हैव बैड फ्यूचर, मे यू हैव कर्स, मे अल्लाह कर्स यू। ठीक है जी, हाँ जी, मे यू फॉल इन लव। चलें जी, ठीक है जी। कर्स की मीनिंग क्या है? कर्स का मतलब बददुआ होता है, बददुआ देना, कर्स कर देना। इज इट क्लियर? दुआ हो, बददुआ हो, या क्या हो, विश हो, तो उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सही, वुड दैट, ठीक है जी, वुड दैट इमरान खान वर नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ठीक है जी सर। जी सर, इफ के साथ अगर लगाएंगे तो दैट तो नहीं, जब इफ लगाएंगे फिर दैट नहीं आएगा। इफ लगाएंगे तो फिर दैट नहीं आएगा जी। वुड दैट लगा होता है। ये हमारे हैं। और भी क्वेश्चन है तो जल्दी से पुट करिए सर। इसके अलावा और भी जैसे इफ हो गया, आए हो गया, जा,
में मूव करते हैं, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। फिफ्थ वन है जी क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यू नो एक्सक्लेमेटरी वर्ड एक्सक्लेमेशन से ड्राइव हुआ है, तो एक्सक्लेमेशन होता क्या है जी? एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेम से निकला हुआ है जी, सडन फीलिंग्स को एक्सक्लेम करना, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और उर्दू में इसे क्या कहा जाता है? वो उर्दू नहीं बोली आपने इंतजाम, अच्छा जी, इस्तेजाबिया फिक्रे, उर्दू में हम इसको इस्तेजाबिया फिक्रे कहते हैं जी। तो हम इसको कहा जाता, इसको हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है जी, वो क्या होता है जी? अ सेंटेंस in which sudden feelings are expressed is called exclamatory sentence। वो फिक्रा, वो सेंटेंस जिसके अंदर हम सडन फीलिंग्स को पुट कर देते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं जी। ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, राइट हो गया जी। अब जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है, फॉर एग्जांपल कैसे हम कहेंगे जी? अगर एग्जांपल पुट करेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है, we have won the match। इसी तरह जी अलास भी आ सकता है, ठीक है जी। और इसके अलावा बुर्रा और अलास के अलावा भी तो होते हैं जी, जैसे मैं कहता हूँ जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जी। वो सेंटेंसेस जिसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके हो गया जी। अब ये हमारी बेसिक वो तो उसके अंदर आ जाता है, प्लीज रिक्वेस्ट को शो करता है, प्लीज सिट डाउन, वो क्या होगा? वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो हम इसलिए लगा रहे होते हैं, जहां पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, इसका मतलब जो बात की जा रही है वो आप स्टनिंग सिचुएशन में कर रहे हैं जी। राइट हो गया जी, ओके। तो ये थे जी हमारे बेसिकली क्या जी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने हैं? 5। ओके जी, अब हम मूव करते हैं जो फ्रेज है और टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की तरफ। ओके जी, जी जी, ये जो अप है वो किस प्लेस पर आया हुआ है? जी वर्ब के बाद आया हुआ है जी, ठीक है जी। अब आप ये कहेंगे, मैंने अभी बता तो दिया आपको कि यू उसका सब्जेक्ट है, राइट? यू स्टैंड अप, तो ये सेंटेंस ही होगा, ये पूरा क्लॉज कंसीडर होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, यस, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट प्लेस पर क्या आ गया? अप इज नॉट प्रीपोजिशन हियर, इट इज एडवर्ब, क्योंकि उसने अपने क्वालिफाई किया हुआ है किसको? स्टैंड को, वर्ब को। इज इट क्लियर जी? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ क्लॉज सेंटेंस, पूरा क्लॉज और पूरा सेंटेंस कहलाता है। ओके जी, अब हम मूव करते हैं जी किसकी तरफ? हमारी जो आजकल या जब भी हम लिखते हैं उसमें बहुत बड़ा जो रोल होता है वो फ्रेजेस का होता है।
ठीक है जी, ये वही फ्रेजेस हैं जो आपकी राइटिंग को इंप्रेसिव बनाते हैं। ठीक है जी, ये वही फ्रेजेस हैं जो आपकी राइटिंग को डिफरेंट शेड्स देते हैं। ठीक है जी, और एज अ होल एक कंप्लीट चीज को एक होल पैकेज बनाकर पेश करते हैं, लेकिन हम इसको उस तरह से अटेंशन नहीं देते हैं। ठीक है जी, अगर हमें इन चीजों का पता हो तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करें, पहले फ्रेज को देखें, फिर फ्रेज के अंदर दो चीजें मिस हो रही हैं। अगर हम फ्रेज की डेफिनेशन लेंगे तो फ्रेज क्या होता है, आम तौर पर जो फ्रेज की सिंपलेस्ट डेफिनेशन की जाती है क्या होती है, आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स that do not give complete sense. It may have but not complete. Sir, a group of words which do not give complete sense. Subject to work with the right, right. जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? क्या बोला? कम्युनिकेशन के अंदर नहीं होता। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ना सब्जेक्ट होगा इसके अंदर ना वर्ब होगा। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो ना सब्जेक्ट टेक करता है ना वर्ब टेक करता है, और अगर सब्जेक्ट और वर्ब ही नहीं होगा तो सेंस कंप्लीट होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज लैकिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, राइट, उसको भी हम क्या कह देते हैं, फ्रेज कह देते हैं। या वो एक घिसी-पिटी जो हम डेफिनेशन बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच डज नॉट गिव इट्स कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। जी, ये भी बोल सकते हैं कि समटाइम्स द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं फ्रेज। जी, बिल्कुल देता है। फ्रेज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक फ्रेज भी, सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रेज भी दे सकता है, क्लॉज भी दे सकता है, एक और सेंटेंस भी दे सकता है, अगर आप उसको उस प्लेस पर रखेंगे, सिर्फ फ्रेजेस नहीं। अंडरस्टैंड जी? अब देखें कितनी मजे की बात इन्होंने की है जी कि फ्रेज जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, देता है। ओके, वो तो होगा, लेकिन हर फ्रेज अपनी जगह पर आपको पता है। चलें, अगर अभी शुरू करने से पहले ही एक छोटा सा आइडिया मैं आपके साथ शेयर किया देता हूं। मैं ये कहता हूं भाई कि नाउन फ्रेज जो है, नाउन फ्रेज क्या होता है, ओके जी, इन्होंने कह दिया एक्ट एज अ नाउन। अब सवाल पता क्या पैदा होता है कि नाउन एक्ट क्या करता है सेंटेंस में, does the work of a noun। अच्छा जी, प्रोनाउन फ्रेज होता ही नहीं है, नाउन फ्रेज ही होता है जी। यही है, इसका मतलब ये होगा कि पहले मुझे एक चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी, फिर हम उसकी तरफ मूव करेंगे, और वो क्या है जो मैंने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि यूसेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। फिक्रे के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच का यूसेज है क्या, ठीक है जी। हम ये कहते हैं, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं जी, यूसेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। अब देखिएगा कि ये चीज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम फ्रेज की सही तरह से समझ नहीं ले सकते। अगर समझ आ भी जाएगी तो यूज करते हुए हम डगमगा जाएंगे, वेवर होगा हमसे, हम सही जगह पर पुट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो अगर हम ये स्ट्रक्चर हमारे पास पड़ा हुआ है जी, फॉर एग्जांपल जो कि हर जगह पर नाम लिया जाता है, हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया। अब ये साहब जो है, जिसे हमने एस लिखा है, जिसको हमने सब्जेक्ट लिखा है, ये आम तौर पर हम उसको क्या कह रहे हैं, वो डूअर है। या दूसरी भी बात की थी, टू फॉर्म द सेंटेंस क्या करता है जी, रिफर्स। वो लफ्ज जिसको पूरा सेंटेंस रिफर कर रहा होता है वो भी क्या होता है, वो भी सब्जेक्ट होता है। तो ये हो गई जी सब्जेक्ट। अब सवाल ये है, हमने डेफिनेशन तो कर ली कि एक्शन परफॉर्म करने वाला या जिसके बारे में बात होगी वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। अब जब हमने एक्चुअली उसे उठाकर सेंटेंस के अंदर पुट करना है तो हम किसकी तरफ मूव करते हैं, हम भागते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ।
ठीक है जी। अब ये तो हमारे पास एक लड़ी बन गई। अब इसके ऊपर आपने मोती लगाने हैं। अब सब्जेक्ट वाली जगह पे मोती कौन सा लगेगा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लगाओगे भाई? नाउन। अच्छा जी, हम कहते हैं कि वो नाउन लगता है। तो जिनकी ये लैंग्वेज है उन्होंने यूनिवर्सल रूल बना दिया। उन्होंने कह दिया है या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये यूनिवर्सल लाइसेंस इन दो के पास है। इसके अलावा किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि इंग्लिश के फिक्रे में वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर ले। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जो चीजें रोल प्ले करेंगी सब्जेक्ट का, वही चीजें रोल प्ले करेंगी किसका, ऑब्जेक्ट का। यानी ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। ये क्या हो गया, यूसेज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच किस तरह से सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल में आते हैं। अब बड़ी मजे की बात है, ये इतनी सी बात समझ में आ गई। इस बात को आपने दिमाग से, जेहन से निकालना नहीं है। जब जो भी सब्जेक्ट होगा वो दो ही चीजें होंगी, या वो नाउन होगा या प्रोनाउन। अगर इन दो कैटेगरी से बाहर निकलेंगे वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इज इट क्लियर और नॉट? अब बड़ी मजे की बात आ गई कि वो स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहे हैं, पहला क्या है, नाउन, दूसरा क्या है, प्रोनाउन। अब मैं फिक्रा लिखता हूं जी। सिंगिंग इज माय हॉबी। इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई, कौन सा नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है? सिंगिंग सब्जेक्ट है, नाउन है क्या वो? नाउन की तरह नाउन का रोल ही प्ले कर रहा है। नाउन का रोल ही प्ले कर रहा है, क्यों, कैसे? पार्टिसिपल नाउन का रोल प्ले करता है, पीरियड होता है, इससे इधर यहां पे जेरेंट का रोल क्या है? ठीक है, तो जेरेंट क्या होता है? सॉर्ट ऑफ एडजेक्टिव होता है जेरेंट। तो फिर पार्टिसिपल क्या होता है? अगर जेरेंट एडजेक्टिव है तो फिर पार्टिसिपल क्या है? तो फिर फर्क क्या हुआ? यार नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। अच्छा, वो नाउन की तरह हो जाता है, यूज्ड एज नाउन। वेरी गुड। तो इन फॉर्म ऑफ मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं साथ। मैं कहता हूं जी, द I saw dancing boys. I saw dancing boys. इसके अंदर भी इंक फॉर्म आ गई है। ये जेरेंट है, ये एट्रीब्यूट किसका है? ये नाउन का। तो फिर एट्रीब्यूटिव ऑफ द नाउन क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो फिर अभी तो आप उसे नाउन कह रहे थे, इंक फॉर्म नाउन है, अभी आप कह रहे हैं ये एडजेक्टिव है, तो ये क्या रोल है? सर वो जो सिंगिंग है सर, ये एक्टिंग में उसकी नाउन की तरह कर रही है, इस वजह से वो यही रोल है। जब ये क्लियर नहीं होगा ना, आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉम्प्रिहेंशन डेवलप ही नहीं हो सकती। ठीक है जी, आपको इंक फॉर्म नजर आ रही है हर ना, आप तो आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो आप इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जिन्होंने कुछ नहीं ना पढ़ा हुआ वो हमेशा इनको क्या कहते हैं, ये वर्ब है। और हमारी मौजूदा राइटिंग में इंग बहुत कम एज अ वर्ब यूज होता है। वो तो पकड़ा जाता है जब वर्ब यूज होगा, क्योंकि इंग जहां पड़ा होगा उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आना मस्ट है। अंडरस्टैंड? अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो वर्ब होगा ही नहीं। फिर वो ये जेनरेट होगा या पार्टिसिपल होगा। अगर वो पार्टिसिपल है तो वो एडजेक्टिव है, और अगर वो जेनरेट है तो फिर नाउन है। ये चीजें मैंने बतानी थी कि कैसे ये कन्वर्ट हो जाते हैं नाउन में, इन्हें होना पड़ता है। क्यों? कि उन्होंने पहला रूल क्या बनाया है कि जिसने सब्जेक्ट बनना है उसका नाउन होना लाजमी है। इसलिए इन फॉर्म जब तक नाउन में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक वो सब्जेक्ट का रोल प्ले ही नहीं कर सकती। कुछ बात समझ में आई जो मैंने बोला है? ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, फिर हम क्या कहते हैं कि ये
जो होता है जेरेड, और जेरेड का स्ट्रक्चर क्या होता है, V1 प्लस ING। अब इस जेरेड को लें तो ये है क्या जेरेड, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ माइंड में ये पता होना चाहिए कि जहां इंग फॉर्म पड़ी हुई है वो जेरेड है या पार्टिसिपल है। अगर ये भी डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना तो आप बहुत से एरर करेंगे और आपकी कॉम्प्रिहेंशन कभी भी एट पार नहीं हो सकती है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जेरेड है क्या, हम कहते हैं अ वर्ड, एक वर्ड, और वो वर्ड है क्या, वो वर्ड है वर्ब, और वर्ब कौन सा है, बी प्लस ING, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ग्रामर में फोर्थ फॉर्म को फर्स्ट प्लस ING वाली फॉर्म को क्या कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अ वर्ड which is verb, especially the first form of the verb plus ING, a word which, और वो वर्ड कौन सा है जी, वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इंग है, which gains the power of noun, जो हासिल कर लेता है पावर ऑफ नाउन, एंड क्या करता है जी, एंड एक्ट्स लाइक सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड जेरेड। जी जी कैसे जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज अ नाउन। जी, तो कैसे आपको पता चलेगा कि नाउन के तौर पर यूज हुआ है, मैं आपको सिर्फ जेरेड समझा रहा हूं। जेरेड बनेगा कब, वो कब बनेगा, इंग फॉर्म जेरेड में कब कन्वर्ट होगी, जब वो आपको सेंटेंस में दो जगहों पर नजर आएगी, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब इंग फॉर्म दो जगहों पर नजर आएगी फिर हम उसे नाउन कहेंगे या जेरेड कहेंगे, अदरवाइज वो जेरेड नहीं है अगर उसको प्लेस पर नहीं पड़ा हो। गॉट इट, बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज जो मैंने अभी बोली है वो क्या है वो है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल भी तो क्या है, V1 प्लस ING, और V3 भी पार्टिसिपल होता है, वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है, और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, इसको V1 ING को हम V4 कहते हैं, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है जी। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये दोनों पार्टिसिपल होते हैं, थर्ड फॉर्म भी और फोर्थ फॉर्म भी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पार्टिसिपल इन इटसेल्फ क्या है, तो क्या होता है जी पार्टिसिपल, अ वर्ड जो कि क्या है, जो वर्ब है। ठीक है जी, और वर्ब भी कौन सा, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, राइट जी। अ वर्ड which is partly verb and partly adjective is called what, participle। अरे भाई, वो वर्ब जो सेंटेंस में कभी वर्ब का काम करे और कभी एडजेक्टिव का काम करे, ऐसे ही वर्ड को हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, द बॉयज आर डांसिंग। अब बताओ इस सेंटेंस में डांसिंग क्या है, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है। किस फॉर्म में है, पार्टिसिपल की कौन सी फॉर्म है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, इसमें ये आपको बता रहा है, अरे भाई द बॉयज आर डांसिंग, चले और लिख लेते हैं, इन द पार्टी। अब ठीक है, अब बताएं डांसिंग क्या है, एक्शन कर रहा है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नजर आ गया है, इसका मतलब इसके बाद जो भी इंग फॉर्म आएगी वो वर्ब ही होगा। इस सेंटेंस में ING वाली फॉर्म डांसिंग वर्ब है। इज इट क्लियर। और अब वी वाला फिक्रा मैं यहां लिखता हूं, आई, चले सा की जगह पे लिख लेता हूं, सी का मतलब ही तो मिलना होता है ना, पता है ना, सी तीन मीनिंग देता है, आई सी, आई अंडरस्टैंड, ओ आई सी,
आई अंडरस्टैंड, सी का पहला मतलब अंडरस्टैंड है। और सी यू टुमारो, सी मीट, कल मिलेंगे। और सी देखना, सी हमेशा 3 डिफरेंट मीनिंग में शेड्स में यूज होता है। तो यहाँ मैंने सी जो है वो मेट के मीनिंग में यूज किया हुआ है, लेकिन अब मुझे समझ आई, मैंने उसको यहाँ मेट लिख दिया। ठीक है जी, आई मेट डांसिंग बॉयज। अब क्या है जी डांसिंग, अब ये एडजेक्टिव बन गया। इससे पहले देखिए आईएनजी के से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ये इंग फॉर्म किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, बॉयज को। और जब भी इंग फॉर्म से पहले वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, और वो उसके बाद कोई नाउन आए और उसको क्वालिफाई कर ले, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर ये एडजेक्टिव बन गया है तो इसका मतलब इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां समझ में आई बात, ये नहीं समझ में आई बात, ये ऊपर वाली समझ में आई। हेल्पिंग वर्ब के बाद इंग फॉर्म आ जाए तो इंग फॉर्म क्या है, वर्ब है। इज आर एम वाज वर हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ गई है, तो फिर वो क्या है, वो वर्ब है। और अगर इंग फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब तो ये पड़ा हुआ मेट, अब वर्ब के साथ वर्ब तो नहीं आएगा ना, इज इट क्लियर। आई मेट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और इंग फॉर्म किसको क्वालिफाई कर रही है, वॉइस को। और वॉइस ग्रामेटिकली क्या है, नाउन है, और वो वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, तो फिर यहाँ पे क्या है ये, अंडरस्टैंड और नॉट। तो यहाँ इंग फॉर्म एडजेक्टिव बन गया, और इसमें इंग फॉर्म क्या है, वर्ब है। जी जी प्लीज, थर्ड फॉर्म भी आती है, जी 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 जी, मैं उसी एग्जांपल उधर पुट करता हूँ डेफिनेटली। अब देखिए ये एग्जांपल्स है किसकी, प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अब मैं एग्जांपल पुट कर देता हूँ किसकी, पास्ट पार्टिसिपल। अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। और अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दो काम करे तो पार्टिसिपल कहलाएगा, वर्ब भी और एडजेक्टिव भी, देन इट विल बी पास्ट पार्टिसिपल ना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आई हैव ब्रोकन द जग, आई हैव ब्रोकन द जग। अब मुझे बताइएगा इस सेंटेंस में, आई हैव ब्रोकन द जग, ये जो है आई हैव ब्रोकन द जग, इस सेंटेंस में देखें ब्रोकन क्या है, थर्ड फॉर्म है। ओके जी, ये थर्ड फॉर्म है। अब ये थर्ड फॉर्म किसके बाद आ रही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, वर्ब ही होगा। अंडरस्टैंड और नॉट, कुछ बात समझ में आई। अब मैं लिखता हूं आई परचेज्ड अ ब्रोकन जग, आई परचेज्ड अ ब्रोकन जग। अब क्या हो गया है, आपको वर्ब नजर आ गया। अब ये जो ब्रोकन है ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन क्वालिफाई किसको कर रही है, तो अब ब्रोकन क्या हो गया है, ये एडजेक्टिव बन गया है। इस सेंटेंस में ब्रोकन वर्ब है, इस सेंटेंस में ब्रोकन क्या है, एडजेक्टिव है। दिस क्वालिटी ऑफ वर्ब इज कॉल्ड पार्टिसिपल। इज इट क्लियर। पार्टिसिपल दो तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो है, ये देखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की ये एग्जांपल्स हैं। इंग फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, राइट। पार्टिसिपल दो ही फंक्शन परफॉर्म करता है, या वो वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। और अगर इन दोनों क्वालिटी से निकल आए और वो तीसरी जगह पर आपको मिले, ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फिर ना वो पार्टिसिपल है ना वर्ब है, फिर वो नाउन बन गया और उसको फिर हम जेरेंट कह देते हैं। अगर मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ V1 प्लस ING इसको डिफाइन करूं तो इसका पहला रोल क्या है, सबसे पहला रोल, इट इज यूज्ड एज अ वर्ब। नंबर 2, इट इज यूज्ड एज अ, जी, इट इज यूज्ड एज ए जेरेंट। और अगर जेरेंट है तो फिर ये क्या है, ये नाउन
ये क्या कर रहा होगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा या वर्ब का काम करेगा। और इसीलिए इंक फॉर्म वोकैब में भी आपको तंग करती है। सामा साहब, अगर इंक फॉर्म वन वर्ड की फॉर्म में आ जाती है, फॉर एग्जांपल सीएसएस का पेपर आया, उसमें उसने वर्ड दे दिया स्टनिंग, सिंपल सा वर्ड बोल रहा हूँ स्टनिंग, और नीचे उसने 4 ऑप्शन दी, वो कहता है जी सिनोनिम दें इसका। अब आप इसका सिनोनिम उसने दिया तो होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से वोकैब में स्टनिंग क्या है, तो क्या है, वर्ब है वो। यस, वो एडजेक्टिव बनेगा, पार्टिसिपल बनेगा। हमेशा वन वर्ड वोकैब में इंक फॉर्म या नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, वर्ब वाला कॉन्सेप्ट निकाल दें। और हर बच्चा वन वर्ड की फॉर्म में इंक फॉर्म को वर्ब ही समझ रहा होता है और ऑप्शन में जाके वर्ब ढूंढ रहा होता है। इज इट क्लियर? ऐसा काम नहीं करना है। मैं बता देता हूँ भाई, ये वन वर्ड जो वन पेपर वाले हैं उनके लिए बड़ा यूजफुल होता है। देखें, जब भी कोई भी वर्ड वन वर्ड है और वो इंक फॉर्म में पूछा है उसने, ये वर्ड उसने पूछ लिया, या वन वर्ड ऊपर लिखा हुआ है इट्स द राइट सिनोनिम, नीचे उसने ए बी सी डी ये 4 वर्ड उसने दिए, उसमें एक इसका सही सिनोनिम पड़ा हुआ है, 3 रॉन्ग है। अब बच्चा इसको देखते ही क्या समझता है कि ये वर्ब है, हालांकि ये वन वर्ड की फॉर्म में वर्ब नहीं होता है। वन फॉर्म की वर्ब फॉर्म में ये क्या होगा, या ये एडजेक्टिव 99% एडजेक्टिव है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। या दूसरी फॉर्म इसकी नाउन होती है और कुछ भी नहीं है, ये वर्ब नहीं हो सकता है वोकैब की फॉर्म में। इज इट क्लियर जी? अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों को पार्टिसिपल और जेरेड का फर्क पता चल गया? सिंगुलर में वन वर्ड का नाउन जी, सिंगिंग नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा? ठीक है, वन वर्ड में अगर आ जाएगा व्हाट इट। अब ये मैंने फर्क कर दिया, आपको जेरेड क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब पहला हमने कहा था, यहां पर लिखते हैं, पहला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या हो जाएगा, जीरेंड भी क्या होगा, सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। थर्ड वन, एक चीज रह गई जी, ये नहीं पढ़ा था आपने, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है भाई? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही इन्फिनिटिव है ना। अगर ये इन्फिनिटिव फिक्रे में आ जाए तो फिर ये क्या रोल प्ले करता है सेंटेंस में आगे? ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, क्या काम करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में आके? इन्फिनिटिव जी, सब्जेक्ट का काम भी कर रहा होता है सर। सब्जेक्ट का काम भी, क्या वर्ब सब्जेक्ट हो सकता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सर, वो मतलब एक्ट्स लाइक नाउन, जब आप फ्रंट पे करेंगे, फ्रंट पे करें तो फॉर यू इस तरह है मतलब। ठीक है जी, पर आप सही कह रहे हैं, लेकिन सुन लें यही बात, आपने ये ग्रामर में सुना होगा ना, ये टर्म सुनी है वर्बल नाउन्स। ये वर्बल नाउन्स क्या होते हैं? 2 ही वर्बल नाउन है, एक क्या है जेरेड और दूसरा क्या है इन्फिनिटिव। ये बेसिकली शक्ल में दोनों ही वर्ब लगते हैं, लेकिन जब फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो दोनों ही क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। इज इट क्लियर? क्यों जी? इन्फिनिटिव अगर फिक्रे के शुरू में आ गया है तो इन्फिनिटिव क्या है, वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट नाउन ही होता है, इसका मतलब वो नाउन बन गया है। अगर वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे आ गया है, यानी वर्ब के बाद आ गया है, जो जिसको आप दरमियान कह रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे भी तो नाउन ही होता है ना। अच्छा चले जी, बात समझ में आई? सेंटेंस के अंदर और इन्फिनिटिव 2 जगहों पर नजर आएगा आपको, कहां? एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ऐसे भी हो सकता है जो आपने कहा, तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है क्या इन्फिनिटिव? नहीं, ये प्रोनाउन हो ही नहीं सकता है।
ये प्रोनाउन नहीं है। देखिए प्रोनाउन क्या है, वो वर्ड जो नाउन की जगह पर आए, ठीक है जी, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन ये नाउन की जगह पर नहीं आ रहा, ये नाउन बन के नाउन की जगह पर आ रहा है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये खुद कन्वर्ट हो जाता है नाउन में। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है जी। अच्छा, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले चक्कर से हम बाहर आ गए। अगर मैं सिंपली पूछूं कि इन्फिनिटिव का मकसद क्या होता है, इन्फिनिटिव सेंटेंस में क्या करता है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा ये क्या बताता है? मेन वर्ब के अलावा कोई वर्ब ऐड करना है। मैं कहता हूं जी I went कराची, ये फिक्रा पूरा हो गया जी। I went कराची सेंटेंस कंप्लीट है या नहीं? नहीं कंप्लीट। चलिए मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। अब बताइए फिक्रा सही है या नहीं है? नहीं है। क्या कमी है बताइए? अच्छा जी, अगर मैं टू नहीं लगाता तो फिक्रा खराब है? क्यों जी? क्यों नहीं लगता वजह? नहीं भाई, to is a preposition which describes just direction। अगर आप go या went के बाद to लगाते हैं तो आप साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं। और भाई मैं नहीं बताना चाहता डायरेक्शन, हर एक को अंडरस्टूड है कराची किधर है। मैं कहता हूँ I went कराची, मैं कराची गया। और अगर आप कहते हैं I went to कराची, what does it mean? मैंने डायरेक्शन भी साथ शो कर दी, डेस्टिनेशन और मेरी मंजिल वही थी, यानी डायरेक्शन प्लस डेस्टिनेशन नहीं बताना चाह रहा, मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूं कि मैं गया। तो ये फिक्र सही है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? चाहे टू लगाए या ना लगाए इसके साथ जी। आई वेंट कराची, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टू बाय अ न्यू कार, टू बाय अ न्यू कार। तो टू बाय यहाँ पे क्या काम कर रहा है जी? इन्फिनिटिव फ्रेज है, ठीक है। अब मैंने बताना ये था, तीन काम होते हैं इन्फिनिटिव के, ये अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, इसके अलावा ये कोई काम नहीं करता है। नंबर वन, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, और इसका अपना पर्पस होता है, इट ओनली टेल्स अबाउट द पर्पस ऑफ द एक्शन। सेंटेंस के अंदर जो पर्पस हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, उसके पर्पस को डिस्क्राइब करता है इन्फिनिटिव। भाई ये बता रहा है मैं कराची क्यों गया, क्यों गया? टू बाय अ न्यू कार, तो ये पर्पस बताता है। इज इट क्लियर जी? ये इन्फिनिटिव का फंक्शन है। पहला फंक्शन है उसका, इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। दूसरा फंक्शन, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। और थर्ड वन, इट गिव्स द रीजन ऑफ एन एक्शन। ठीक है जी, जो रीजन है एक्शन की उसको डिस्क्राइब कर देता है, ये इन्फिनिटिव करता है। देखिए आज हमने तीन चीजें देख ली। क्या किया हमने? सब्जेक्ट के तौर पर क्या यूज होता है, या नाउन होगा या प्रोनाउन, और उसके अलावा जेरेंड, उसके अलावा जेरेंड फ्रेज, उसके अलावा इन्फिनिटिव, उसके अलावा इन्फिनिटिव फ्रेज, या कोई भी फ्रेज, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है, जेरेंड फ्रेज भी हो सकता है, कोई भी फ्रेज, पूरे का पूरा फ्रेज एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, और जो चीज सब्जेक्ट के तौर पर आएगी वही चीज ऑब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में आएगी। इज इट क्लियर और नॉट? गॉट इट जी? कोई कंफ्यूजन? सॉरी जी जी प्लीज। ऑब्जेक्टिव की तौर आती है, इसका एग्जांपल जो नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव तौर आते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं, सब सब्जेक्ट को पता चलता है। ठीक है जी। He gave me a gift। अरे भाई ये मी क्या है? प्रोनाउन है, तो ये वर्ब के बाद आया हुआ है, किस प्लेस पर है? ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसमें, अंडरस्टैंड?
राइट। कल उस दिन एग्जांपल भी दी थी डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब मूव करते हैं किसकी तरफ भी, जो ये अकेला पड़ा हुआ है, राइट। फ्रेज, अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड फ्रैगमेंट? फ्रैगमेंट भी होता है, फ्रैगमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्यों जी उसामा साहब, फ्रैगमेंट में और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है? फ्रैगमेंट फिर असल में तीन चीजों को फिर हम साथ साथ पढ़ते हैं ना, व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज क्लॉज, व्हाट इज फ्रैगमेंट। आमतौर पर फ्रेज को फ्रैगमेंट कहा जाता है, लेकिन एक फर्क होता है सिर्फ, अगर आप फ्रैगमेंट पढ़ेंगे ना तो उसने पता क्या लिखा होगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस इज फ्रैगमेंट, तो इनकम्प्लीट सेंटेंस आल्सो फ्रेज। अंडरस्टैंड फर्क क्या है? फ्रैगमेंट के अंदर या आपको सब्जेक्ट नजर आएगा और वर्ब मिसिंग होगा, या वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, तब वो फ्रेज नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा? वो फ्रैगमेंट बन जाएगा। फ्रेज में दोनों मिक्स, फ्रेज तो है ही है, राइट, लेकिन वो फ्रैगमेंट में कब कर, मैंने आपको बताया था ना कल कि हम पढ़ेंगे फ्रेज क्या है और फिर कन्वर्ट करेंगे फ्रेज को क्लॉज में और सेंटेंस में, और फिर फ्रैगमेंट ऑलरेडी आ जाता है। इज इट क्लियर जी? अब जी सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि एक बड़ी मजेदार डेफिनेशन मेरे सामने आई पढ़ते पढ़ते बुक में से, तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा जी, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दूंगा, वो आप सबके पास होनी चाहिए। किसकी बला? एक जामे डेफिनेशन है, मतलब कंप्लीट डेफिनेशन है किसकी? फ्रेज की। वो क्या कहता है जी? A phrase is a meaningful sequence of, ठीक है जी? A phrase is a meaningful sequence of phrase. A phrase is a meaningful sequence of two or more words, of two or more words, दो या दो से ज्यादा अल्फाज। They work as a unit, but they work as a unit, और वो यूनिट के तौर पर वर्क करें। Is it clear जी? They work as a unit in a sentence. इसमें जी in a sentence is called what? Phrase. उसे हम phrase कहते हैं। और it is not a complete sentence, ये भी हम इसको कह लेते हैं, it is not a complete sentence, जो भी मैंने बोला था जी, ठीक है जी? और क्या होगा जी? It is not a complete sense in itself, sentence in itself, और ये अपनी जात में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता है, जिसको हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है जी? इज इट क्लियर? ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है किसकी जी? फ्रेज की। चलिए वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। A phrase is a meaningful sequence of two or more words. यहाँ पर हाँ जी लगा सकते हैं आप, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना पहले को, तो आप कॉलम पुट कर सकते हैं, सेमी कॉलम, कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा लगेगा तो फिर फ्यूज सेंटेंस बनेगा। इज इट क्लियर? दो क्लॉजेस को सिंपल कॉमा से नहीं मिलाया जा सकता, किससे मिलाओगे? गाली तो पढ़ा है अभी क्या? कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या क्या होगा? सेमीकोलन पुट होगा, या क्या होगा? कॉलन। ये मैंने क्या यूज किया है? कुछ भी यूज नहीं किया इसमें ना, स्टैंड और नॉट। अब जी क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन? अब कितनी टाइप्स है? सबसे पहले हमने लिखा क्या है हमारे पास? नाउन फ्रेज जी। तो कोई भी फ्रेज सेंटेंस में आ जाता है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नाउन फ्रेज है?
ठीक है जी। नाउन फ्रेज क्या होता है? ठीक है जी। सबसे पहले नाउन फ्रेज किसको कहते हैं? या नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ नाउन, यानी उसके अंदर नाउन जरूर आएगा। ठीक है जी। अ नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ नाउन, और उसके साथ किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है जी? एंड अदर रिलेटेड वर्ड्स, एंड अदर रिलेटेड वर्ड्स। अब मुझे ये कोई बता सकता है आप में से अदर रिलेटेड वर्ड्स कौन से होते हैं नाउन के? डेफिनेटली जब नाउन के साथ दूसरे वर्ड्स मिलेंगे तो उसकी एनलार्जमेंट भी होगी ना। तो वो कौन से वर्ड्स हैं जो इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं? देखो इतनी मैंने बोला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकती है, और आर्टिकल भी हो सकता है। तो कीप इन माइंड नाउन के रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं? आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, और एडवर्ब भी ऐड कर लें, क्योंकि एडवर्ब में जब आना है तो एडजेक्टिव से पहले आना है और ये प्लेस देता है उसको। यानी एक कॉम्बिनेशन एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाएगा तो वो फ्रेज फॉर्म बन के नाउन को क्वालिफाई कर सकता है। जैसे मैं कहता हूं जी वेरी अट्रैक्टिव राइटिंग, हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। यस, अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नाउन है। हाईली क्या हो गया जी? अब यहाँ हाईली कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड क्या है? एडजेक्टिव है, और हाईली क्या है? एडवर्ब है, और आ क्या है? आर्टिकल है। कुछ बात समझ में आ रही है जी? तो ये है a noun phrase consists of a noun and other related words। पता है क्या मैंने ये क्यों लिखा है, ये इतना स्ट्रेस क्यों दिया है? बहुत सारे लोग प्रीपोजिशन देख के ना नाउन के साथ उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल रहे होते हैं। तो कीप इन माइंड ऑन द रूफ, ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और ऑन द सेम टाइम ये नाउन फ्रेज भी है। क्यों? नाउन भी पड़ा हुआ है और बाकी सारे उससे रिलेटेड वर्ड्स आए हुए हैं। इज इट क्लियर जी? यही वो चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहां वो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। अंडरस्टैंड और नॉट? इज इट क्लियर? ये है जी। A noun phrase consists of a noun and other related words। इसको हम क्या कहते हैं जी? जी इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। तो नाउन फ्रेज काम क्या करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दो काम करते हैं। नाउन फ्रेज सेंटेंस के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट आएगा या सब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं जी जी पॉन्डरिंग ओवर पजल्स इज माय हॉबी। क्या मैं लिख रहा हूं जी? पॉन्डरिंग ओवर, अब देखिए पजल इज माय हॉबी। सॉरी जी, कॉम्प्लीमेंट जी, डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब का काम करता है। देखें जब ये सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है तो दूसरी चीज कॉम्प्लीमेंट ही रह जाती है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट भी होगा। कॉम्प्लीमेंट बताया था ना कल क्या होता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा ये वर्ब है ना, ये वर्ब है। अब इससे पहले ये पूरा क्या है? एक फ्रेज है। पॉन्डरिंग ओवर पजल्स कौन से वाला नाउन है जी? ये फ्रेज है। यस, सही बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर इन फॉर्म क्या बन गई है? नाउन। और है क्या ये? अब इस पूरे फ्रेज को हम जीरंड फ्रेज भी कहते हैं और नाउन फ्रेज भी कहते हैं। तो दो तीन फ्रेज हो सकती है, तो आपके सामने ही है भाई। अगर जेरंड नाउन का काम करेगी तो वो नाउन फ्रेज है। क्यों नाउन फ्रेज है? एक और भी तो रीजन बताई थी कि नाउन फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो मुझे बताएं ये पूरा फ्रेज क्या कर रहा है यहाँ पे? इससे पहले पढ़ा हुआ है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाउन। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है जी, समझ आई? ओके जी। तो इसी तरह जी हम क्या लेते हैं? ही लाइक्स स्विमिंग इन द सी। ही yourself from Thalassemia disease. Swimming
इन द सी। बाय द वे अब बताइए अफरान अखर में दे क्या है ये फ्रेज कौन सा है जरा? टुडे माय चांस आई विल बी स्विमिंग इन द सी, क्योंकि लाइट्स ये वर्ब पड़ा हुआ है और वर्ब के बाद स्विमिंग इन द सी पूरा फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो फिर क्या कहेंगे हम इसको? ये ऑब्जेक्ट फ्रेज का आया हुआ है, ये नाउन फ्रेज भी है और ये जीरंड फ्रेज भी है। इज इट क्लियर जी? अब मजे की बात ये है लाइक के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट ये जीरंड ही होगा, और आगे इन द सी ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज और सी भी पड़ा हुआ है और ये नाउन फ्रेज भी हो जाएगा। और अगर सारे को अगर ओवरऑल मिला के देखें जीरंड के साथ मिला दें इसको तो भी क्या होगा? नाउन फ्रेज ही होगा। अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है जी, ये है जी। नेक्स्ट वन जी, ये क्लियर हो गया नाउन फ्रेज, राइट जी। इसके बाद आ गया जी क्या? एडजेक्टिव फ्रेज। ये अरेंज कर दूं जी? एडजेक्टिव फ्रेज जैसा कि नाम बता रहा है जी, वो फ्रेज जो किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। और एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है जी, उसको हम उस फ्रेज को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे जी। अब हम एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ मूव करते हैं जी। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। सिंपल इज दैट जी। Group of words which acts like phrase and plays the role of adjective is called adjective phrase. Is called adjective phrase. Is called adjective phrase. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम adjective phrase कहते हैं। For example जी, अब ये क्या काम कर रहा है? She is wearing a soft silk scarf. क्या जी? She is wearing a soft silk scarf. जी, अब ये देखिए is wearing, ये wearing किसके साथ अटैच है? is के साथ। इसका मतलब ये verb है। अंडरस्टैंड? अब जी सॉफ्ट, अब इसके बाद जो है जो चीज वेयर की जा रही है वो क्या है? वो स्कार्फ है। ठीक है जी, और इस नाउन को फर्दर कौन एक्सप्लेन कर रहा है? सिल्क स्कार्फ, सॉफ्ट सिल्क। ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये दो वर्ड्स क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर जी? ये दो वर्ड क्या बन गए यहाँ पे? ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गए हैं और किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? स्कार्फ और नाउन। नाउन फ्रेज भी हुई। अगर हम इसको देख लें तो एट द सेम टाइम नाउन फ्रेज भी हुई, लेकिन अब इस सेंटेंस के अंदर इसको नाउन फ्रेज हम कह नहीं सकते क्योंकि ओवरऑल सेंस ही किसकी आ रही है? एडजेक्टिव। अब तो डेफिनेटली नाउन फ्रेज में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो पूरे का पूरा स्ट्रेस किसके ऊपर आ रहा है? अंडरस्टैंड जी? गॉट इट? क्लियर होगी जी बात? फिर दी नेक्स्ट वन आ गया क्या? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या काम करता है? Malik Riaz is a man of great will होगा। Wealth is a man of great wealth। हाँ जी जी, मैं अभी आपके सामने लिख के
अब देखिए ये इस वर्ब पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाला क्या है हमारा फ्रेज है, और ये पूरा फ्रेज को क्या काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और वो फ्रेज जो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, अभी हम कह के आए हैं, वो क्या होगा, ये पूरा नाउन फ्रेज है। इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है ना, लिंकिंग वर्ब के बाद आना ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट आना है या एडवर्बियल आना है। कुछ ये समझ सा आप एट अ टाइम, अच्छा कॉम्प्लीमेंट की समझ नहीं आई। कल अभी हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, अच्छा लेट हो गए थे। कॉम्प्लीमेंट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कॉम्प्लीमेंट जो है वो अल्फाज का वो ग्रुप होता है जो ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन वो एक्शन रिसीव नहीं करता है। या ये समझ लें, वो फ्रेज जो लिंकिंग वर्ब के बाद आ जाता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। लिंकिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये तो लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये नहीं पता चल रहा कि लिंकिंग, आप इसको हेल्पिंग ही कह रहे हैं। कल अभी हमने बताया था जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अच्छा आपको ही पता है, आपको ही पता है, आप बता सकते हैं जी। इस आर एम, ये हम तीन ही लिख लेते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, ये लिंकिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग तो नहीं होते। हो सकते हैं, हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है, या कैसे पता चलेगा कि ये लिंकिंग है? इनके बाद कौन सा वर्ब आता है, V4, या क्या आता है V3। ये दो ही वर्ब लेते हैं अपने बाद, ठीक है जी। अगर मैं कहता हूँ जी he is playing cricket, अब ये क्या है भाई, ये is playing क्या है, playing हेल्पिंग हो गया है, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ जी he is a boy, अब is तो है, इधर भी is है, इधर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है? देखिए इसके बाद कोई हमें मेन वर्ब नहीं नजर आ रहा। अगर इस आर एम के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो फिर ये क्या होगा, ये लिंकिंग वर्ब होगा। और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला फ्रेज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर भी तो यही है ना, इसके बाद कोई वर्ब नजर आ रहा है, नहीं है, क्या है, ये पूरा फ्रेज नजर आ रहा है। तो ये पूरा फ्रेज क्या काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। जरा आप समझ में आई बात? और कॉम्प्लीमेंट है इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है जी, ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर कॉम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा फिर तो आपको एक्शन देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट इज दैट वर्ड व्हिच रिसीव द एक्शन, तो इसके अंदर तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, इसके अंदर तो एक सिंपली स्टेटमेंट दी जा रही है, बयान दिया जा रहा है। और जहां बयान दिया जा रहा होता है, जहां एक्शन नहीं होता है, वहां ऑब्जेक्ट प्लेस पर आपको कॉम्प्लीमेंट नजर आता है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अरे भाई इसमें देखते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, ही, और क्रिकेट एक्शन रिसीव कर रहा है प्लेइंग का, तो यहाँ पर कौन एक्शन कर रहा है, तो फिर अगर एक्शन नहीं है तो फिर लिंकिंग वर्ब होगा। लिंकिंग वर्ब होगा तो उसके बाद आने वाला फ्रेज क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मॉडिफायर कुछ और चीज है, कॉम्प्लीमेंट इज नॉट मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होता है, अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज, आगे आगे बहुत सारी चीजें हैं। मॉडिफायर वो वर्ड होता है जो दूसरी चीजों को मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पर ये पूरे का पूरा फ्रेज जो है मॉडिफायर इन द सेंस होगा कि ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। अंडरस्टैंड और नॉट जी, यहाँ तक क्लियर है? ओके हो गया जी। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, एडवर्ब फ्रेज की तरफ। इनडायरेक्टली हम साथ साथ वो भी डिस्कस करते चले जा रहे हैं, जो पीछे पड़े हुए हैं जी। ये वाला आपने किया ना किरण, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा जी, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये सुनना जरूरी है, मैं लिखता भी हूँ, टाइम हो गया जी, बस ठीक है जल्दी से खत्म करते हैं जी। जल्दी खत्म जल्दी
फ्रेज जी, अल्फाज का वो ग्रुप जो सेंटेंस के अंदर आकर एडवर्ब का रोल प्ले करता है उसे हम क्या कह देते हैं, एडवर्ब फ्रेज कह देते हैं। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम कहते हैं जी एन एडवर्ब फ्रेज, एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, is a group of words। एक्चुअली मैं रैंडम अपने पास से भी डेफिनेशन लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? ये लेटेस्ट चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टेबल के ऊपर देखिएगा ऑक्सफोर्ड की 3 किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है जी, ये वहां से चीजें निकाली हैं आप लोगों के लिए, अंडरस्टैंड जी। तो ये एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वो क्या कर रहा है जी, वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब, और वो ग्रुप क्या करे, दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, वो पूरे का पूरा फ्रेज एडवर्ब के तौर पर फंक्शन करे तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। और इट मॉडिफाइज, उन्हीं 3 चीजों को मॉडिफाई करता है। किसको जी, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, वेरी गुड, इट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। अच्छा, यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ तक बात रहने दे रहा हूँ, लेकिन जब हमने एडवर्ब का टॉपिक करना है ना फिर बात इससे आगे बढ़ेगी। बता दूं, यस, तो उससे भी आगे है। आजकल मॉडर्न ट्रेंड क्या है पता क्या कहा जाता है, सिवाय प्रेपोजिशन के हर चीज को जो चीज मॉडिफाई करती है वो एडवर्ब होता है। ये मॉडर्न इंग्लिश कह रही है, एडवांस्ड इंग्लिश कह रही है कि प्रेपोजिशन के अलावा हर चीज को मॉडिफाई कर देता है कौन, एडवर्ब। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर देता है, उसमें सेंटेंस भी आ जाता है, क्लॉज भी आ जाता है, ठीक है जी। तो ये है जी मॉडर्न टाइप ऑफ इंग्लिश, जिसके अंदर वो ये क्या कह रहा है कि एडवर्ब का ये मॉडर्न फॉर्म है, ठीक है जी। ये चीजें हम एंट्री टेस्ट में डिस्कस करते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि उनकी जरूरत होती है, आपकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन जी, इट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, ठीक है जी। ओके, फिर जी मैं कहता हूँ शी स्टेप्ड आउट विद स्लो स्टेप्स। क्या कहा है जी, शी स्टेप्ड आउट विद स्लो स्टेप्स जी, ओके ओके। She stepped out with slow steps। ये क्या है जी, with slow steps prepositional phrase है। यही आप लोगों से यही शेयर करना था, लेकिन इन्होंने फौरन बोला prepositional phrase है। शुरू तो ये preposition से हो रहा है, लेकिन एक्सप्लेन किसको कर रहा है, किसको कर रहा है, वर्ब को कर रहा है। देखें, स्टेप्ड आउट कैसे हुआ, विद स्लो स्टेप्स, तो ये विद स्लो स्टेप्स किसको कर रहा है, क्वालिफाई, स्टेप आउट को। तो फिर ये जनाब प्रेपोजिशन फ्रेज नहीं रहा, क्या हो गया, ये एडवर्ब फ्रेज बन गया। मैं आपको फाइनल एक बात बता दूं, जो लोग इंग्लिश को फिक्स करते हैं वो इंग्लिश से सीख ही नहीं सकते हैं। English is not the name of fixation. English is the name of practical usage in the sentences. हर वर्ड सेंटेंस के अंदर क्या रोल प्ले करता है, वो अपना फंक्शन तब बताता है आपको जब वो किसके अंदर आएगा, जब सेंटेंस के अंदर आकर बताएगा कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है, फिर हम उसको नाम देंगे। अन्य नाम नहीं दे देना देख के विद प्रेपोजिशन है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, नेवर, ऐसा नहीं है। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर फिक्सेशन है ही नहीं, ये कॉन्टेक्सचुअल है। इंग्लिश ग्रामर इज टोटली कॉन्टेक्सचुअल, वो जिस लाइन में आया हुआ है जो वर्ड और उस जगह पर उस लाइन में जो फंक्शन वो वर्ड परफॉर्म करेगा हम उसको वही नाम देंगे।